Good morning, everyone. I hope audio is clear. Yes, Yes. Okay, great. Thank you. स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग क्वांटम नंबर्स के बारे में एक आइडिया ले चुके हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये 4 टाइप के क्वांटम नंबर है। इनमें से पहले जो 3 क्वांटम नंबर्स है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आते हैं। जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो है हाइपोथेटिकल, लेकिन जनरली हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि +1/2 का मतलब है क्लॉकवाइज स्पिन रोटेशन एंड -1/2 का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन रोटेशन। लेकिन ये वैल्यू फिक्स नहीं है, ये वैल्यू फिक्स नहीं है। प्लस को आप एंटी क्लॉकवाइज भी बता सकते हैं और माइनस को क्लॉकवाइज भी बता सकते हैं, राइट। सो दीज आर द लिटिल बिट डिफरेंसेस। ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी है आपको। अगर आपको बोल कभी पूछ ले कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर कुछ भी फिजिकल सिग्निफाई नहीं करता, बिकॉज उसमें कॉन्सेप्ट में खुद ही एम्बिग्यूटी है, क्योंकि हमने खुद ने उसको अज्यूम किया है कि शायद ऐसा होता होगा करके। ठीक है, सो दिस द आइडिया। अब देखो, हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स जो साइन स्क्वायर से हम लोग डिनोट करते हैं, एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, तो वो जो साइन स्क्वायर वाला है ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स का कैपेसिटी रहता है। तो एक जो क्वेश्चन होता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन को लेके पूछा जाता है। अब देखो, एक दूसरा क्वेश्चन आता है, उसके बारे में बात करेंगे कि सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज गिवन टू यू, और आपको पूछा जाएगा कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर सही है या नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं और आइडिया लगाते हैं। जैसे मान लो कि आपको बोला कि n का वैल्यू लेट से 1 है, उस केस में l का वैल्यू आपको दे दिया 1 और m का वैल्यू दे दिया आपको 0 और s का वैल्यू आपको दे दिया +½ तो क्या ये करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि n इज इक्वल टू 1 जब होता है तो l का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा था कि l का वैल्यू जो होता है 0 से लेके 0 टू n-1 होता है। तो 0 टू n-1 का मतलब है कि 1-1 दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। तो यहाँ पे ये वाला क्वांटम नंबर गलत है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिस इज नॉट करेक्ट क्वांटम नंबर। सिमिलरली लेट मी राइट वन मोर एग्जांपल। अगर मैं लिखता हूँ n इज इक्वल टू 2 और सामने l का वैल्यू 1 लिखता हूँ, m का वैल्यू -1 लिखता हूँ और s का वैल्यू +½ लिखता हूँ, क्या ये करेक्ट क्वांटम नंबर का सेट है? ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि जब आपके पास n का वैल्यू 2 होगा तो l की वैल्यू 2 पॉसिबल है। व्हेन वी हैव n वैल्यू 2 वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज फॉर l वैल्यू, दैट इज l कैन बी 0 और l कैन बी 1। तो यहाँ पे l का वैल्यू 1 है, और जब l का वैल्यू 1 होगा तो ऑब्वियसली जो m की वैल्यू है वो 3 हो सकती है, -1, 0 और प्लस का 1। तो यहाँ पे -1 दिखा रहा है, हाँ, तो दिस इज अ करेक्ट सेट। एंड s का वैल्यू +½ हो -½ हो, दोनों पॉसिबल है, यानी कि जो b है वो करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट और नॉट करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये होता है कि सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर के ऊपर आपको काम करना है, तो आप इस तरीके से ये चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको दे दिया n इज इक्वल टू 3, लेट्स से दिस इज सी एग्जांपल, और इस टाइम पे l का वैल्यू है आपके पास में 2 और m का वैल्यू है मान लो कि 0 और s का वैल्यू है -½ क्या ये करेक्ट क्वांटम नंबर का सेट है? यस, इट इज करेक्ट क्वांटम नंबर सेट, बिकॉज n का वैल्यू जब 3 होगा तो हमारे पास
n का वैल्यू 3 है, तो l का वैल्यू कैन बी 0, 1 एंड 2। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 दिया हुआ है, और 2 के करस्पॉन्डिंग जो m का वैल्यू होगा -2, -1, 0, 1 एंड 2, इतनी सारी वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ पे 0 भी आ रहा है, तो हाँ, तो व्हेन वी हैव n इज इक्वल टू 3, l की वैल्यू 2 हो सकती है, m की वैल्यू 0 हो सकती है, s की वैल्यू ये वाली हो सकती है। तो यानी कि C इज अ करेक्ट पॉसिबिलिटी। एक तो ये वाला टाइप होता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस टाइप से कि करेक्ट क्वांटम नंबर का सेट बताइए, और एक क्वेश्चन आता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर लिखिए। सो राइट क्वांटम नंबर्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा कि सोडियम एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स को लिखिए आप। अगर आप सोडियम के एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो आपको पता है वो 11 है, और अगर हम थोड़ा बचपन वाले प्रिंसिपल से जाएं तो भी हमें पता है कि ये 2,8,1 है, और ये 2 जो है वो n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग होगा, और 8 जो है वो n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग होगा, और n इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, n इज इक्वल टू 3 पे है। n इज इक्वल टू 3 पे है। उसके बाद में आपको याद होगा कि जो सोडियम होता है वो s ब्लॉक का एलिमेंट है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सो जब हम सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो 2,8,1, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग द सेल। बट हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना होता है अमंग द सब सेल। तो फॉर सोडियम एटम इट इज लाइक दिस, 1s2, 2s2 एंड 2p6, 3s1। सो बेसिकली लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड इन 3s1। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा सब कुछ। 3s, अगर 3s है तो इसका क्या मतलब है, n का वैल्यू 3 हो गया, l का वैल्यू फॉर s सब सेल l का वैल्यू विल बी 0, और जब l का वैल्यू 0 होता है तो m का वैल्यू 0 है, और s का वैल्यू यू कैन कॉल इट एज अ प्लस हाफ, और आपकी अगर इच्छा है तो माइनस हाफ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सोडियम एटम। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन माइट बी देयर इन द एग्जाम। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पूछेगा, कई बार मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछेगा, कई बार मैक्सिमम ऑर्बिटल पूछेगा। तो इन द लास्ट सेगमेंट मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूलाज बताए थे, लेकिन इवन इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला यू कैन हैव डू द एनालिसिस पार्ट, एंड उसके बाद में आपको कैलकुलेशन से एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम समझ लेते हैं और उसके बाद में वापस विल कम बैक एंड सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। सो कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो डेफिनेटली जो केमिकल रिएक्शंस है वो यहाँ से काफ़ी डिसाइड होती है, और आपको रेडॉक्स रिएक्शंस, केमिकल बॉन्डिंग, जो सारे चैप्टर्स हैं वो आपको आसानी से समझ में आएंगे इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट से, क्योंकि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कितना आसान है या इलेक्ट्रॉन को ऐड करना कितना आसान है, वो सारी चीजें यहाँ से आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है, मतलब लेमन लैंग्वेज में लोकल तरीके से समझना हो तो हम बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मली हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग सब सेल by following
some set of principles, कुछ प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना है और इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो समझिए कि सबसे पहला रूल क्या है। सबसे पहला रूल है ऑफ बो प्रिंसिपल। ऑफ बोस प्रिंसिपल सबसे पहला रूल ये है। अब ये ऑब्बो प्रिंसिपल क्या कहता है, एकदम सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ऑब्बो प्रिंसिपल ये कहता है कि आप है ना इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी सब सेल को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि वैसे आप समझिए नॉर्मली जैसे एक वेलफेयर स्टेट होता है जिसके अंदर हम लोग है ना जो डाउन ट्रोडन या पुअर पीपल होते हैं उनको है ना हम प्रायोरिटी देते हैं व्हेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग एनी स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी और वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो डेफिनेटली ऑब्बो प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन दैट, यानी कि मिनिमम एनर्जी सब सेल विल फील्ड फर्स्ट। दिस इज द यू नो डेफिनेशन, मतलब मिनिमम एनर्जी सब सेल will get इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, या फिर ऐसा बोल दो कि मिनिमम एनर्जी सब सेल को पहले इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझ लेना। अब ये एनर्जी कैसे डिसाइड होगी कि यहाँ पे गरीबी कैसे डिसाइड होगी, कुछ गरीबी रेखा होगी ना, पॉवर्टी लाइन वैसे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्बो प्रिंसिपल में हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैसे बताते हैं। सो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल तो हम लोग बताते हैं n+l रूल से। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। n+l का मतलब क्या है कि अगर किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमिथल क्वांटम नंबर दोनों का सम कर दो तो वो उस ऑर्बिटल की एनर्जी हो जाएगी। सपोज वी हैव वन ऑर्बिटल कॉल्ड 1s, वी हैव वन ऑर्बिटल कॉल्ड 2s। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये जो सबसेल होती है उसके आगे जो लिखा होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इस केस में n का वैल्यू कितना है 1 और इस केस में l का वैल्यू कितना है 0। वाई? बिकॉज s के लिए l का वैल्यू 0 था। याद करो l वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3। और मैंने कहा था कि जब l की वैल्यू 0 है तो उसको s बोलते हैं, जब 1 हो तो p बोलते हैं, d के लिए 2 है और 3 जब आती है तो ये f के लिए है। तो बस यहाँ से आपका काम बन गया। तो n+l आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 1। और अगर हम इस वाले केस में देखें तो n का वैल्यू विल बी 2 और l का वैल्यू विल बी 0। तो यहाँ पे n+l इज कमिंग आउट टू बी 2। तो 1s और 2s में एनर्जी किसकी ज्यादा है, 2s की एनर्जी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसका n+l वैल्यू ज्यादा है। तो greater the n+l value, greater will be the energy of that orbital। समझ आ गई बात? तो बस अब आप जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे तो पहले 1s वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन द 2s विल कम इनटू द पिक्चर। तो ये चीज का ध्यान रखना है, जो लोअर एनर्जी सबसेल है विल फील्ड फर्स्ट। तो हम अल्टरनेट तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोअर एनर्जी सबसेल will फील्ड फर्स्ट। ठीक है, लोअर एनर्जी सबसेल विल फील्ड फर्स्ट। सो दिस इज ऑब्बो प्रिंसिपल। ऑब्बो प्रिंसिपल को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। अब एनर्जी कैसे निकालनी है, तो कई बार क्या होता है वी हैव टू कंपेयर। ठीक है, तो सपोज 4s और 3d है आपके पास, इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, n+l का वैल्यू निकाल लेंगे। सो n+l वैल्यू अगर हम देखें 4s का, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4+0 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3+2। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू 5 आ रही है और ये वैल्यू 4 आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी क्या होगा किसका, 4s का कम होगा और 3d का एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। सपोज यू हैव
one more example we are considering. Let's say we have 5s, or let's say we have 6p. तो कंपैरिजन अगर इसमें करते हैं तो n प्लस एल का वैल्यू क्या आता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 0, क्योंकि s का वैल्यू 0 होता है l का, और यहाँ पे 6 प्लस 1 आ जाएगा। सो यू विल गेट 7 ओवर ईयर एंड 5 ओवर ईयर कंपैरिजन करेंगे तो 5s का वैल्यू कम है 6p के कंपैरिजन में। सो दिस इज हाउ वी हैव टू लुक द थिंग्स। नाउ लेट अस कंसिडर we have 5s and we have 3d। तो अब ये सिचुएशन में आप देखेंगे कि 5 प्लस 0 और यहाँ पे 3 प्लस 2। तो 5 प्लस 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 आ रहा है, और यहाँ पे 3 प्लस 2 का मतलब क्या है, 5। तो अब तो कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पे एनर्जी किसका ज्यादा होगा। तो अब जब वैल्यू बराबर आती है, सो व्हेन n प्लस l वैल्यू becomes equal, जब आपके पास में n प्लस एल वैल्यू इक्वल हो जाए, इन दैट केस हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर will be at higher energy। दैट मीन्स अब यहाँ पे आपके पास 5s और 3d में एनर्जी ज्यादा किसका होगा, 5 का होगा। दिस इज एनर्जी ऑर्डर। अगर एनर्जी का ऑर्डर ये है तो इलेक्ट्रॉन जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो d को पहले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 5s को बाद में मिलेंगे। सो दिस इज द आइडिया कि जब n प्लस एल का वैल्यू सेम हो तो हमें ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले व्यक्ति को हायर प्रायोरिटी देने का है, और यहाँ पे ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डिसाइड। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब भी आपके पास में S होगा, जब भी आपके पास में P होगा, जब भी आपके पास में D होगा, जब भी आपके पास में F होगा, तो S की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, अगर हम इसको समझें तो यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यहाँ पे 6 रख सकते हैं, यहाँ पे 10 रख सकते हैं, और यहाँ पे 14 रख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ईच सबसेल, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स आर देयर, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स आर देयर, और यहाँ पे 7। और एक ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। सो दिस इज हाउ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सबसेल इज डिसाइडेड। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, एक और तरीके से आपको समझना है कि व्हेन वी हैव n इज इक्वल टू 1, जिसको हम लोग बोलते हैं k, तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली 1s विल बी देयर। ठीक है, 1p यहाँ पे संभव नहीं है। वाई 1p इज नॉट पॉसिबल? कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको पता है जब n का वैल्यू 1 होता है उसके करस्पॉन्डिंग l का वैल्यू 0 इज अ ओनली पॉसिबिलिटी। तो 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, s, और क्योंकि ये 1 से आया है तो इसका नाम है 1s। क्लियर है बात? और जब आप n इज इक्वल टू 2 लिखेंगे तो l की वैल्यू 2 पॉसिबल है, एक तो 0 हो सकता है और एक होता है l का वैल्यू 1। तो जब 0 है तो हम इसको बोलेंगे s, लेकिन इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 2, तो यहाँ पे 2s। और यहाँ पे हम जब l का वैल्यू 1 होता है तो हम इसको p बोलते हैं, एंड सिंस इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 2 तो हम इसको बोलेंगे 2p। तो जब हमारे पास n का वैल्यू 2 होता है तो हमारे पास 2s और 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के अंदर 2s होता है और 2p होता है, यानी कि 2d नाम का ऑर्बिटल नहीं होता है। 2d डज नॉट एग्जिस्ट। अगर 2d डज नॉट एग्जिस्ट तो आपने ये देखा होगा कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सभी लोगों में हम लोग
वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनका जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी है वो हम लोग कम मानते हैं। जबकि सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड कितने बना सकता है, 3। जबकि उसी फैमिली का, उसी ग्रुप का जो अगला मेंबर है सल्फर, वो कितने मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि जो सल्फर है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। और थर्ड पीरियड का मतलब क्या होता है कि थर्ड पीरियड का मतलब होता है n इज इक्वल टू 3। और जब n की वैल्यू 3 होती है तो l की वैल्यू 0, 1 एंड 2, ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो 0 का मतलब होता है s, 1 का मतलब होता है p, और 2 का मतलब होता है d। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, 3 से। तो हमें मिलेगा 3s, 3p एंड 3d। तो बेसिकली 3s, 3p एंड 3d। सो यहाँ पे इन केस ऑफ सल्फर वी हैव 3d ऑर्बिटल एंड दोज ऑर्बिटल्स आर वैकेंट ऑर्बिटल। और वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होता है, उसकी कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो सल्फर विल फॉर्म मैक्सिमम 6 बॉन्ड्स। विल ट्राई टू फिगर आउट दिस थिंग आल्सो इन द केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट। बट फिलहाल आपको एक आइडिया समझ में आ रहा होगा कि जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है डेफिनेटली उनका जो बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेबिलिटी है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, सो दिस इज द मैसेज आई वांट टू शेयर विथ यू। सो अभी हमें क्या करना है, हमें एक चीज समझनी है कि अगर n इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास ओनली 1s ऑर्बिटल विल एग्जिस्ट। तो ये हमारा k सेल है जिसको हम लोग बचपन में k सेल का नाम देते थे। और जब हमारे पास n इज इक्वल टू 2 होगा तो हमारे पास है ना 2s और 2p, दो ऑर्बिटल यहाँ पे होंगे। और जब हमारे पास n इज इक्वल टू 3 होगा तो यू हैव 3s, 3p एंड 3d, इतने सारे ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और जब हम n इज इक्वल टू 4 की बात करेंगे, सो वी हैव 4s, वी हैव 4p, देन वी हैव 4d एंड वी हैव 4f। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि f, अगर f सबसेल को एग्जिस्ट करना है तो मिनिमम n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। और अगर d को एग्जिस्ट करना है तो मिनिमम n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3। और अगर p को एग्जिस्ट करना है तो मिनिमम n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। सो दीज आर द थिंग्स जो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये के सेल हो गया, दिस इज ऑब्वियसली एल सेल। ठीक है, और ये हो गया आपका एम सेल, और ये हो गया आपका एन सेल। ठीक है, तो दीज आर द सेल्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम हम कितनी कैपेसिटी रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यहाँ पे 8 रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको पता है 18 मैक्सिमम कैपेसिटी है, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 32 है। तो ये हमारे मैक्सिमम कैपेसिटी मैंने मेंशन कर दी है। अब आपको पता है कि एस में हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ एस ऑर्बिटल इज 2। ठीक है, और यहाँ पे 6। तो 2 और 6 कितने हो गए, 8। यहाँ पे देखिए 2, 6 और 10 तो हो गए 18। यहाँ पे क्या होगा, 2, फिर होगा 6, फिर होगा 10, और फिर होगा 14। तो आप देख सकते हैं यहाँ टोटल 32 वैल्यू हो रही है। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, कि जो n+l का वैल्यू है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारा जो सीरीज होता है ना वो कुछ इस तरह का बनता है, 1s के बाद में ऑब्वियसली 2s आएगा, फिर 2s के बाद में 2p आएगा। ठीक है, 1s 2s 2p, फिर आता है हमारा 3s 3p। ठीक है, 3s 3p आएगा, और फिर आ जाएगा 3d। ठीक है, 3s। अब आना तो 3d चाहिए लेकिन आता नहीं है 3d, क्योंकि उससे पहले 4s आ जाता है और फिर आता है 3d। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑर्डर जो है वो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और आप सोचेंगे कि इसको रटना है, नहीं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम इसको प्रैक्टिस करने में लगाएंगे तो आपको ये सब याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमारा सेकंड सेल है। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3s 3p के बाद में हमारा ये वाला 4s आ रहा है। ठीक है, ये 4s वैल्यू पहले आ रही है, और उसके बाद में 3d में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आप अगर एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि वहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, 1s
फिर यहाँ पे 2s 2p, फिर यहाँ पे 3s 3p 3d, फिर यहाँ पे 4s 4p 4d 4f, इस तरह से। और उन लोगों ने इस तरह से इसको कट करके दिखाया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन को फील किया जाएगा, एरो बना के। ठीक है, देखो ये एरो थोड़ा सा एम्बिगुअस होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये चीज एकदम से चीजें सही कर नहीं पाएगी। ठीक है, सो 3s के बाद में ऑब्वियसली 3p। अब ये क्या होता है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है अगर आप ठीक से उसको, उसका जो लेंथ ब्रेथ हाइट वो सब चीजें ठीक से सिस्टमेटिक अरेंज नहीं करेंगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सो 3p के बाद में है ना, ये 3d की तरफ नहीं आता, ये 4s में आता है। ठीक है, सो 4s के बाद में 3d जाएगा। तो ये डायग्राम यू कैन चेक फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये एनसीईआरटी से ये डायग्राम देखिए, और जो जो पहले कट होगा उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। और अब ये डायग्राम आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली यू कैन चेक n+l रूल, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। सो आई गेस ऑब्बो प्रिंसिपल आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हमें करना है। ठीक है, अब ये ऑब्बो प्रिंसिपल अकेला नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिसीजन लेने वाला, एक और रूल है। ठीक है, उसको भी हम समझेंगे। तो एक तो हो गया ऑब्बो प्रिंसिपल, जिस जो ये बताता है कि सबसे पहले जो गरीब जनता है उसको खाना खिलाओ, या मिनिमम एनर्जी सबसेल को इलेक्ट्रॉन आप पहले डिस्ट्रीब्यूट करिए, अगर आपके पास में जो भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी कैसे पता चलेगी, एटॉमिक नंबर से। मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 10 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 होंगे। अब 10 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू ऑब्बो प्रिंसिपल आप कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल यहाँ पे आपको याद रखना है, उसको हम लोग बोलते हैं हंस रूल। ठीक है, दिस इज हंस रूल। अब ये रूल ये कहता है कि आप है ना, किसी एक आदमी को ज्यादा रोटियां नहीं खिला सकते। ठीक है, अगर आपके आपके पास सेम प्लेटफॉर्म पे 10 बंदे हैं, ठीक है, इफ यू हैव 10 पीपल विच आर ऑन द सेम लाइन ऑफ द पावर्टी, ठीक है, तो क्या होगा, हमें उनको बराबर बराबर वैल्यूज देनी है। ठीक है, किसी एक बंदे को ज्यादा आप खिला दोगे तो ये तो पार्शलिटी हो जाएगी। तो ऐसा उन्होंने बोला कि सपोज आपके पास में इक्वल एनर्जी वाले बंदे हैं, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, यू हैव लाइक दिस। जैसे हमारे पास है ना, ये कोई ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, px और py और pz। ठीक है, तो बेसिकली ये होगा क्या, 2px होगा, 2py होगा और 2pz होगा। अब अगर हम लोग इनमें n+l की वैल्यू निकालें, व्हाट विल बी द n+l वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा 2+1, यहाँ पे क्या होगा 2+1, यहाँ पे क्या होगा 2+1। तो इनका एनर्जी क्या है 3 3 3। तो देखो आप यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सबका सेम है, एजीमुथल भी सेम है और वैल्यू भी 3 3 3 है, तो n+l की वैल्यू क्या है सेम। तो इन ऑर्बिटल को हम लोग बोलेंगे इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इनके पास जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत है ही नहीं मतलब। और इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल को हम लोग आगे चल के बोलेंगे डी जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, तो कभी आपसे पूछ ले कि भाई डी जनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, तो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लगभग मतलब ऑलमोस्ट इक्वल हो, ठीक है, उनको बोलेंगे डी जनरेट ऑर्बिटल्स। अब क्या होगा यहाँ पे, जब आपके पास में ये सभी लोग बराबरी पे हैं और आपके पास मान लेते हैं कि आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हंस रूल ये बोलता है कि अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन ये 3 ऑर्बिटल्स में रखने हैं, तो आप इस तरह की नाइंसाफी नहीं कर सकते इस तरीके से, ये गलत है। क्योंकि आपने क्या करा, एक बंदे को भूखा रख दिया और बाकी सबको खिला दिया। ठीक है, तो ये मतलब रूल के खिलाफ है, मोरालिटी के खिलाफ है। तो हमें करना क्या है, तो उन्होंने बहुत सिंपल बात कही कि भाई आप ऐसा करिए, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन सबको डिस्ट्रीब्यूट करिए। ठीक है, सो 1 इलेक्ट्रॉन नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, देन पेयरिंग विल स्टार्ट, देन पेयरिंग विल स्टार्ट। तो 4 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ये सही है। फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, और इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू हंस रूल। बट अगर 4 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट आप इस तरह से कर लेते हैं, भाई आपने यहाँ पे 2 कर दिए, यहाँ पे 2 कर दिए,
तो ये है वायलेशन ऑफ हंस रूल। सो हंस रूल इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। आप इस तरह से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया, ठीक है। तो आप इसकी जो स्टेटमेंट है, यू कैन चेक फ्रॉम एनसीईआरटी स्टेटमेंट क्या है, लेकिन वैसे नॉर्मली आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि when we are filling equal energy orbitals, we are supposed to fill one electron to each orbital, then pairing will start. So pairing will start until and unless each orbital is getting at least one electron, then pairing will start. तो आप किसी भी तरीके से उसको फ्रेम करके लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज हंस रूल। आइडिया इज वेरी सिंपल। आपको इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो आपको इसी तरीके से करने हैं। सपोज यू हैव सिक्स इलेक्ट्रॉन और आपके पास में डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल, सभी डी ऑर्बिटल इक्वली प्लेस्ड होंगे, ठीक है। तो इक्वली प्लेस्ड होंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सही तरीका है। और उसके बाद में 6, ये बिल्कुल सही तरीका जस्टिफाइड है, ठीक है। अब अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट मी डू दैट थिंग। सपोज मैंने करा इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए पहले, इसको भी 2 पहले दे दिए, ठीक है, और इसको भी 2 पहले दे दिए, इन दोनों को भूखा मार दिया, ठीक है। सो दिस इज नॉट जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू हंस रूल। इज इट ओके? दिस इज वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। आई गेस इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ वन मोर रूल इज देयर दैट इज कॉल्ड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो उसको भी देख लेते हैं क्विकली। थर्ड रूल, that is Pauli's exclusion principle. ये बोलता है कि इन एनी एटम नो टू इलेक्ट्रॉन विल हैव सेम क्वांटम नंबर। अब देखो क्या कह रहा है ये, कि कोई भी एटम है उसमें है ना, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। नो टू इलेक्ट्रॉन विल हैव सेम 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उनके जो क्वांटम नंबर है चारों के चारों सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि मेरे पास है ना एक ऑर्बिटल है, मान लो कि ये 1s ऑर्बिटल है। तो 1s ऑर्बिटल में मैं क्या कर सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ। तो अगर मान लो मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्पिन की वैल्यू सेम है। तो मैं क्या बोलूंगा, एन का वैल्यू 1s है, यहाँ पे देख लो 1s है, तो एन का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 0, ठीक है, और एम का वैल्यू ऑब्वियसली 0, और एस का वैल्यू क्या हो गया, प्लस हाफ। एन का वैल्यू 1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूँ, एम का वैल्यू, एस का वैल्यू अगेन प्लस हाफ, क्योंकि ये दोनों सेम स्पिन के हैं। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि ये गलत तरीका है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से। आप क्या कर सकते हैं, एक को ऊपर रखो दूसरे को नीचे, ये करेक्ट तरीका है। तब जाके क्या होगा, ये फोर्थ वाला क्वांटम नंबर है डिफरेंट हो जाएगा। तो चारों क्वांटम नंबर सेम होने का कोई स्कोप नहीं रहेगा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी फील कर सकते हैं, ये वाले को ऐसे नीचे रखो, ठीक है, तो दूसरे वाले को ऊपर कर दो, ठीक है, दिस इज हाउ, दूसरे वाले को ऊपर कर दो ऐसे, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्टेड तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस तरीके से नहीं भर सकते इलेक्ट्रॉन को, दोनों स्पिन सेम साइड में, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो नॉर्मली आपको समझ में आ गया कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, कि चारों क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते किसी गिवन एटम के लिए, ठीक है। तो ये है आइडिया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, ठीक है। सो हंस रूल क्या बोलता है कि जो गरीब ऑर्बिटल्स हैं जिनका एनर्जी कम है, उनको आप पहले इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करिए। हंस रूल ये कहता है कि सबको एक एक रोटी डिस्ट्रीब्यूट करो और उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट करो। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि सेम स्पिन के एक डब्बे के अंदर आप इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, आपको ऑपोजिट स्पिन के रखने पड़ेंगे। एक प्लस हाफ वाला होगा तो दूसरा माइनस हाफ वाला होना ही चाहिए। सो दिस इज द रूल। ये 3 रूल आपको समझ में आ गए? Yes, yes. ओके। अब हमें क्या करना है, अभी हमें बस इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना स्टार्ट करना है।
जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी हैव टू राइट फॉर सल्फर, तो सल्फर का सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर हमें देखना है। एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। तो एटॉमिक नंबर जब 16 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो 16 होगा। अब हमारे पास में 16 इलेक्ट्रॉन है और वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दी 16 इलेक्ट्रॉन अमंग द सब सेल्स। तो सब सेल हम पहले तो लिख लेते हैं कि सब सेल कौन कौन सी होंगी, 1s और 2s और 2p। फिर हमारे पास में 3s होगा, 3p होगा, और उसके बाद में ऑब्वियसली 4s और फिर 3d होगा। ये ऑर्डर है, ठीक है। अभी 16 इलेक्ट्रॉन है, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एस ऑर्बिटल इज 2, तो यहाँ पे आप 2 ही रख सकते हैं, आपकी मजबूरी है। उसके बाद में हमारे पास में टोटल 16 है, तो अभी 14 अभी भी बचे हुए हैं, तो यहाँ पे 2 डाल दो, ठीक है। पी में आप कितने डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं। और 3 में आप कितने, 3s है तो यहाँ पे 2 डाल सकते हैं। अभी टोटल काउंट कर लो कितना हो गया ये, 2 2 4 और 4 और 6 10 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप कितने डाल सकते हैं, 12 और 6 18 हो जाएगा। तो भाई 18 नहीं करना, अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा। तो अब क्योंकि ये वाले हमारे यहाँ तक आके इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसमें आउटर मोस्ट सेल आपको पहचाननी है। आउटर मोस्ट सेल, तो आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 3s2 3p। और 3p4। तो ये हमारी आउटर मोस्ट सेल है और उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे हुए हैं। अब वैसे कायदे से यहाँ पे 3d भी है, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे 3d भी है, बट वो 3d क्या है, खाली है, ठीक है। 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इन केस ऑफ सल्फर 6 हो गए, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर लिखिए सभी के सभी, तो आपको पता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया है, पी में गया है। तो हमारे पास में वो 3p है जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1 और m का वैल्यू, यू कैन राइट +-1 0, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। क्योंकि आपको पता है कि वो चीज -1 0 और 1 तीन पॉसिबिलिटी है, और s का वैल्यू यू कैन राइट +- हाफ, कोई भी वैल्यू लिख सकते हो आप। तो ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर होगा अगर हम सल्फर की बात करेंगे तो, ठीक है। सो उम्मीद कर रहा हूँ अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक नहीं पहुंच पाए अनफॉर्चुनेटली, बट उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में काम की चीज़ें और बचती है, शेप ऑफ ऑर्बिटल भी है, ठीक है, उसमें रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी है, कुछ नोडल प्लेन वाला कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। सो वी हैव टू डिस्कस दोज थिंग्स एज वेल, ठीक है। सो आज के सेशन में हमने जो डिस्कस किया आपको